हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं कि अगर आपके पास जो ये कांस्टेंट टर्म है ये सारी की सारी जीरो हो जाए ना तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन स्टडी की थी सारी की सारी। अगर क्या है कि अगर एक भी, जैसे मैं इसको कुछ और लिख लेता हूँ, सपोज करो मैंने 2 ये नॉन जीरो लिख दिया, एक को नॉन जीरो कर दिया, तो ये सारा का सारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम में क्या है कि इसको अगर मैट्रिक्स में चेंज करूँ तो क्या होगा कि A1 B1 C1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो A2 B2 C2, और उसके बाद यहाँ पे A3 B3 C3, और जो वेरिएबल है वो है आपके पास X Y Z। ये चीज़ इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना है, ये इस साइड आपके पास 0 0 0। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ AX इज़ इक्वल टू B, तो जो B है वो दिस इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जब B इज़ इक्वल टू 0 ना तो वहाँ से क्या आता है आपके पास कि ये जो इक्वेशन हो जाती है होमोजीनियस इक्वेशन हो जाती हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या थे कि तीनों के तीनों नॉन जीरो थे। अगर एक भी नॉन जीरो ना इनमें से कोई भी एक, तो भी ये नॉन होमोजीनियस हो जाती है, और तीनों नॉन जीरो होंगे तो फिर तो होगा ही होगा। ठीक, ओके। तो अब इसका ना मतलब क्या है कि इसमें इसको अगर ध्यान से देखोगे इन इक्वेशंस को, तो अगर मैं इनमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ ये वैल्यू, तो क्या होगा कि यहाँ पे 0 0 0 पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड में भी 0 बनेगा, राइट में भी सेम, लेफ्ट में 0 राइट में 0, लेफ्ट में 0 राइट में 0। मतलब ये जो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, इसको सेटिस्फाई करते हैं। कहने का मतलब कि अगर सेटिस्फाई किया तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो जो ये सोल्यूशन है ना, ये होमोजेनियस इक्वेशन का ये वाला सोल्यूशन हमेशा ही होगा। ठीक है, कोई भी आप होमोजीनियस इक्वेशन लो तो उसका ये सोल्यूशन होगा ही होगा, गारंटीड, ये तो होगा ही होगा। और इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ये तो है ही है यार, ये तो इसके साथ है। ठीक है, आप इसको इन इक्वेशन को सोल्व कीजिए ना कीजिए, चॉइस आपकी है, ये वाला सॉल्यूशन तो इसका होगा ही होगा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होंगे। जैसे हमने नॉन होमोजीनियस के केस में देखा था, वहाँ पे 3 चीज़ पॉसिबल थी। पहली यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा था कि नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो नो सॉल्यूशन वाला केस है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, नो, इसका मतलब ये हुआ कि नो सॉल्यूशन वाला केस तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं नॉन होमोजीनियस की बात करूँ, वहीं से इसके रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। कैसे? पहला था कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होता था। कैसा सॉल्यूशन होता था? यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे भी सेम है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला, दिस सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 0, ठीक, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ये वाला सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब रही बात इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ गया तो हम क्या करते थे कि एडजॉइंट ऑफ a निकाल के उसकी b के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, और इसको अगर ध्यान से देखें कि एडजॉइंट ऑफ a, b की वैल्यू तो क्या है? b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। कहने का मतलब कि अब ये नॉन जीरो तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि b तो हमेशा ही 0, b हमेशा 0, तो ये ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। और हमने देखा कि जब ये चीज़ 0 के इक्वल आती है तो कैसे सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हमेशा ही क्या है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही चीज़ निकल के आई कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 तो कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अब क्वेश्चन एक हम सिर्फ, मैं आपको इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक है, तो उनमें ये देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालना है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही हुआ फिर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे भी एक ही सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है तो वो तो फिर यही होगा भाई, इससे दूसरा तो कोई नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन आ सकता है, ये तो परमानेंट है इनका। तो यूनिक के केस में तो यही होगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये मैंने 2 वेरिएबल में क्वेश्चन लिए और यहाँ पे मैंने एक 3 वेरिएबल में क्वेश्चन लिए है। ठीक है, तो अगर आप 2 वेरिएबल में देखो तो ये भी कैसा एक होमोजीनियस इक्वेशन है और ये भी होमोजीनियस इक्वेशन का ही एक सिस्टम है।
तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट बनेंगे 5 3 और 7 -2, 7 -2, ठीक। और वेरिएबल है यहाँ पे x y इज़ इक्वल टू 0 0। तो ये आपके पास A मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू 5 3 7 -2। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ -10 माइनस साइन, 7 3 ज़ा 21, तो यह है आपके पास -31, मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कह सकता हूँ कि यहाँ से डिटर्मिनेंट है जो वो नॉट इक्वल टू 0 आया। अब नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, और अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तो इसका तो एक ही सोल्यूशन होगा फिर तो, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। और वो कौन सा था, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये बात मैं यहाँ से डायरेक्टली ही लिख सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही अगर आप इसके केस में देखो, अब इसके केस में मैट्रिक्स क्या बनेगी, वो बनेगी 2 1 3 2 1 3, फिर 1 3 -2 1 3 -2, और यहाँ से -3 1 1 -3 1 1। फिर वेरिएबल देखते हैं तो वो है आपके पास x y z, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 0, दैट इज़ B मैट्रिक्स, ओके। अब आप जानते हैं कि ये होगा AX इज इक्वल टू B, तो ये A है। अगर ये A है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो वही साइन लगा लेंगे, दिस इज प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 प्लस लगाया, तो यहाँ पे क्या है 2 × क्या होगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दी, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है। फिर ये -1 है तो -1, अब क्या होगा, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये आपके पास प्लस है, लेकिन ये माइनस का 3 है तो -3। ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो दिस इंटू दिस इज -2 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी कि क्या बना 3 × 5 5 2 ज़ा 10, ओके। दिस इज -2 -2 इंटू -1 इज +2। यहाँ पे 9 × 11, तो 11 3 ज़ा 33, एंड यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस साथ में प्लस। तो ये देखिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर भी अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे, दिस विल बी 45। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 45 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा तो वो ट्रिवियल ही होगा। तो इसका मतलब सोल्यूशन कौन सा है, वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। आपको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको जिसमें कि आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, और वो देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने कैसे हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन, होमोजीनियस इक्वेशन का ही एक सेट है। अच्छा, अगर इसको फिर से मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करूं तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ये 1 1 1 1 1 3 -2 1 6 -2 1 6, और ये है 1 -1 -5, ठीक। और ये आपके पास x y z जो 3 के 3 वेरिएबल हैं, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। मतलब ये क्या बना, दिस इज ax इज इक्वल टू 0, मीन्स नल मैट्रिक्स मैंने b को 0 ही लिख दिया। अब a है जो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा, फिर से वही चीज़ कि पहले तो प्लस माइनस साइन रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, 1 इंटू इसको छोड़ देंगे, इसको 1 × -5 इज़ -5, बीच में साइन माइनस का, 6 1 जा 6, ये माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस का साइन, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ठीक, ओके, क्योंकि बीच में हम माइनस लगाते हैं और लास्ट में फिर प्लस ही आएगा। तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 1 × -5 इज़ -5 एंड -3 × -1 इज़ 3 दैट इज़ +3। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से 1 है तो +1 इंटू क्या बनेगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 6 1 जा 6 एंड -3 1 जा 3। तो 6 - 5 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1, प्लस -5 + 3 -2 एंड -2 इंटू +2 दैट इज़ -4। यहाँ से 6 - 3 इज़ 3, 3 1 जा 3। तो इनको अगर ऐड करें, दिस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आया। अब a आया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। अब देखिए, जब इनफाइनाइट इसका सोल्यूशन है तो हम इसके सोल्यूशन को इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि 1 by 1 निकाल लेंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम पहले पुट कर लेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू k,
लेट जेड इज इक्वल टू के, मैंने जेड की वैल्यू के पुट कर दी, और के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर है। देखिए ये जेड की वैल्यू मैंने के रखी ना, अब ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो उसमें क्या है कि जेड की वैल्यू आप 1 रखेंगे उसके लिए अलग सोल्यूशन बनेगा, जेड की वैल्यू 2 तो एक्स वाई की कुछ और वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू 3 रखूँगा तो एक्स वाई की कुछ और आएगी। अब सभी के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम अलग से जाएंगे कि जेड की या किसी और वेरिएबल की आप वैल्यू रख सकते हैं और फिर उसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, जब z इज इक्वल टू के रख दिया तो जो ये इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई आपके पास x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, और x 3x प्लस 6y, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 5k इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको क्या है कि तीनों इक्वेशन चूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई है, तो आप इनमें से क्या करोगे, कोई भी 2 वैल्यू चूज़ कर लोगे। अच्छा यहाँ पे 3 और 6 है तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है इससे, मैं इसको हटा लेता हूँ। और अब क्या करेंगे कि जो k है इनको राइट साइड लेके जाइए। अगर मैं k को राइट साइड लेके जाऊँ तो जो ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये बन गई। अब ये 2 वेरिएबल मतलब कि 2 वेरिएबल के अंदर बन गई जो कि हमने 10th क्लास में भी सोल्व की थी। तो लेकिन हम मैट्रिक्स मेथड कर रहे हैं तो मैं इस पर मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करूँगा। तो देखिए जो बी मैट्रिक्स है वो बनी आपके पास माइनस के इंटू में के, ठीक। और जो ये है आपके पास ये क्या बनी, दिस इज़ व्हाट, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक। और ये वेरिएबल हो गया आपके पास एक्स वाई। तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 0 तो मैंने पहले ही यूज़ कर ली है, मैं इसको तो बी नाम देता हूँ, लेकिन ऐसे करते हैं इसको सी नाम देते हैं, सी, और ये आपके पास वाई क्योंकि एक्स पहले आ चुका है। मीन्स सी क्या चीज़ है आपके पास, सी इज़ 1 1 माइनस 2 1, और जो वाई है आपके पास वो कितनी है, एक्स एंड वाई, और जो आपके पास बी है दैट इज़ व्हाट माइनस के इंटू के, माइनस के इंटू के, ये है आपके पास सी बी। तब सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस साइन, 1 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 2 तो प्लस का हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आया 3। अब इसके निकालने हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए कोफैक्टर पे चलते हैं, कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर यहाँ पे 1 माइनस 2 1 1, तो जैसे 1 का कोफैक्टर निकालूंगा तो 2 ही है इसमें, C11 क्या आएगा, ये छोड़ देंगे ये तो इसका तो 1 आ गया। अच्छा C12 पे चलेंगे तो क्या आएगा, इसको छोड़ेंगे तो ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा फिर क्या होगा कि जब C21 निकालूंगा तो इसका ये रो और ये कॉलम छोड़ दी तो क्या बचा -2, ठीक है। और इस ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो इसका 1 बचेगा, मीन्स C22 इज इक्वल टू 1। अभी तक ये माइनर है जब तक मैं साइन चेंज ना करूं। तो प्लस माइनस, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, या फिर जिनका सम ओड आता है वो उनके आगे हम लगाते हैं नेगेटिव, ठीक। बाकी को ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये ओड सम है क्योंकि 1 and 2 3 होता है तो ये माइनस, और ये भी 2 and 1 3, तो इसका माइनस लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आपके पास आया कोफैक्टर्स। अब क्या एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ सी है, एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज 1 -1 2 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा 1 -1 2 1। ओके, ये चीज़ आ गया। अच्छा अब सी इनवर्स निकालना है, दैट इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और उसके बाद क्या है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ सी। सो 1 ऑफ बाई डिटर्मिनेंट इज 3 एंड एडजॉइंट ऑफ सी इज 1 2 -1 एंड 1। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा कि y की वैल्यू कहाँ से होगी, y की वैल्यू सोल्यूशन इज गिवन बाय, उसी तरीके से पहले क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी था। अब की बार क्या है कि वेरिएबल है जो वो उसकी जगह पे था y और a की जगह पे है c, ठीक। तो बस c इनवर्स किसके इक्वल है 1/3, वैल्यू रखेंगे तो 1 -1 2 1, और b आपके पास क्या है -k, मल्टीप्लाई कीजिए 1/3। सो 1 इंटू माइनस के इज माइनस के, 2 इंटू के इज प्लस 2k। ओके सर, -1 इंटू माइनस के इज के, 1 इंटू के इज के। तो यानी कि ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे k और ये आपके पास बन गया 2k। मतलब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपके पास x एंड y। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, x विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू के, मीन्स x इज इक्वल टू 1/3 इंटू के, और y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2k, ठीक है। y इज इक्वल टू तो 2/3 इंटू के हो जाएगा, और z की वैल्यू हमने k निकाल ही रखी है, ठीक। और साथ में हम एक चीज़ और लिखेंगे, k बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि अब k रियल नंबर है और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं।
आप अच्छे से जानते हैं। अब रियल नंबर अगर इनफाइनाइट है तो इसकी जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से सोल्यूशन आ जाएगा। फिर मतलब k की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 के हिसाब से वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे 3 के हिसाब से, 100 रखोगे 100 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। जैसे k की वैल्यू 100 रखी तो यहाँ पे 100, दिस विल बी 200/3 एंड दिस विल बी 100/3। अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे 1/3, 2/3 और 1, तो डिफरेंट सोल्यूशन आते चले जाएंगे। इस वजह से आपने वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक। तो इसको एक बार देख जरूर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यू टू कंपटीशन एग्जाम्स लाइक जेई मेंस, आईआईटी के जो हम एंट्रेंस वगैरह देते हैं उनके लिए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।